नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी कवर में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2023 की बेहतरीन तैयारी के क्रम में आज हम लोग रोजगार विद अंकित सर के बुक से प्रैक्टिस सेट 1 कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता प्रदान नहीं की थी? तो इनमें से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता प्रदान नहीं की थी? तो ये अवध की बेगम हजरत महल ने। किसने? अवध की बेगम हजरत महल ने। इन्होंने लखनऊ से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। ठीक है। और यह अवध के नवाब वाजिद अली शाह की दूसरी पत्नी थी। ठीक है। यह अवध के नवाब वाजिद अली शाह की दूसरी पत्नी थी। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर निर्भर थी? तो देखिए, मौर्य वंश की स्थापना यह चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है। और इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को मार करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य थे। कौन थे? चाणक्य। या इनका नाम विष्णुगुप्त भी था। क्या था? विष्णुगुप्त भी था। या इनका नाम कौटिल्य भी था। क्या था? कौटिल्य भी था। ठीक है। और इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो इन्होंने पुस्तक लिखी थी अर्थशास्त्र। कौन सी? अर्थशास्त्र। ठीक है। और अर्थशास्त्र किस पर आधारित थी? तो यह राजनीति पर आधारित थी। किस पर? राजनीति पर आधारित थी। ठीक है। और यह मौर्य अर्थव्यवस्था यह कृषि पर आधारित थी। किस पर? कृषि पर आधारित थी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, आगे चलें। मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका क्या थी? तो मुगल शासन के दौरान कोतवाल की सही भूमिका कानून और व्यवस्था बनाए रखना, यही इसकी सही भूमिका थी। ठीक है। नेक्स्ट, आगे देखते हैं। महात्मा गांधी भारत के किसके विरुद्ध थे? तो महात्मा गांधी भारत के तीव्र औद्योगिकीकरण के विरुद्ध थे। किसके? तीव्र औद्योगिकीकरण के विरुद्ध थे। और महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो ये 1917 में चंपारण बिहार में। कहां? 1917 के चंपारण बिहार में यह इनका भारत में पहला सत्याग्रह था। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता इनमें से किन स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? तो देखिए, इनमें से किसमें से जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? तो ये धौलावीरा से। कहां से? धौलावीरा से। देखिए, धौलावीरा यह गुजरात में स्थित है। ठीक है। इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज किसने की थी? तो जेपी जोशी ने। किसने? जेपी जोशी ने। और इसके उत्खननकर्ता कौन है? तो आर एस बिष्ट। ठीक है। आर एस बिष्ट इसके उत्खननकर्ता हैं। और इसकी खोज किसने की थी? तो जेपी जोशी ने। और धौलावीरा यह 3 भागों में विभाजित था। कितने भागों में? 3 भागों में विभाजित था। ठीक है। और इसी धौलावीरा से उन्नत जल प्रबंधन के साक्ष्य मिलते हैं। किसके? उन्नत जल प्रबंधन के साक्ष्य कहां से मिलते हैं? तो धौलावीरा से मिलते हैं। और धौलावीरा एकमात्र ऐसा नगर है जो 3 भागों में विभाजित था। ठीक है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो काले रंग की चूड़ियां। क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां। ठीक है। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है?
तो काले रंग की चूड़ियां, यह राजस्थान में है। कहाँ? राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे पर। किस नदी के किनारे पर? घग्गर नदी के किनारे पर। और इसकी खोज किसने की थी? तो अमलानंद घोष ने। किसने? अमलानंद घोष ने की थी। कब? 1952 में। ठीक है, 1952 में अमलानंद घोष ने की थी। लोथल, लोथल एक ये बंदरगाह था। क्या था? बंदरगाह। बंदरगाह के साक्ष्य कहां से मिलते हैं? लोथल से मिलते हैं। यह गुजरात नदी, गुजरात में है। और लोथल यह भोगवा नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के? भोगवा नदी के तट पर। इसकी खोज किसने की थी? तो लोथल की खोज एस आर राव ने की थी। किसने? एस आर राव ने। लोथल की खोज किसने की है? तो एस आर राव ने की है। लोथल गुजरात में स्थित है, भोगवा नदी के तट पर स्थित है, और यहीं लोथल से बंदरगाह के साक्ष्य भी मिले हैं। ठीक है। कोट दीजी, कोट दीजी यह पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। कहाँ? पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर स्थित है, और यह मोहनजोदड़ो के सबसे करीब नगर है। मोहनजोदड़ो, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कोट दीजी यह किसके करीब है? तो यह मोहनजोदड़ो के सबसे करीब है। ठीक है, आगे चलें। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? धौलावीरा। क्या हो जाएगा? धौलावीरा। आगे चलें। वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति किसके द्वारा संचालित की गई थी? तो देखिए, बौद्ध संगीति कहां कहां संचालित की गई थी, इसकी एक ट्रिक है। राजा वैशाली पहनता है कुंडल। पहनता है कुंडल। ठीक है, ये कहां संचालित हुई थी, इसकी ट्रिक है। तो पहली बौद्ध संगीति राजगृह में संचालित हुई थी, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में, पहनता से पाटलिपुत्र, और चौथी कुंडलवन कश्मीर में। ठीक है, और किसके शासनकाल में हुई थी? तो आजकल अशोक। ठीक है, आजकल अशोक। पहली बौद्ध संगीति अजात शत्रु के शासनकाल में संचालित हुई थी। दूसरी बौद्ध संगीति कालाशोक के शासनकाल में संचालित हुई थी। तीसरी बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में संचालित हुई थी, और चौथी यह कनिष्क के शासनकाल में संचालित हुई थी। ठीक है, राजा वैशाली पहनता है कुंडल, यह कहाँ संचालित हुई थी, उसकी ट्रिक है। राजा से राजगृह, वैशाली से वैशाली, पहनता है से पाटलिपुत्र, कुंडल से कुंडलवन। ठीक है, और आजकल अशोक से किसके शासनकाल में संचालित हुई थी? तो यह आज से अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। ठीक है, तो दूसरी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तो कालाशोक के शासनकाल में। आगे चलें। प्रसिद्ध हस्ती और उनसे संबंधित संगठन का सही संयोजन चुने। ठीक है, तो देखिए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी स्थापना एनी बेसेंट इससे संबंधित नहीं थी, बल्कि इससे संबंधित भगत सिंह थे। कौन थे? भगत सिंह। ठीक है, और यदि सोशलिस्ट न लगे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, तो इसकी स्थापना चंद्रशेखर आजाद, इससे संबंधित कौन थे? चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, ये लोग इससे संबंधित थे। लेकिन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, अगर सोशलिस्ट आ जाए तो इसकी स्थापना भगत सिंह द्वारा की गई है। ठीक है, सत्यशोधक समाज, ये ज्योतिबा फुले द्वारा 1873 में इसका गठन किया गया है। सत्यशोधक समाज का गठन ज्योतिबा फुले द्वारा 1873 में किया गया है, ये सही है। ठीक है, ये तो गलत हो गया। थियोसोफिकल सोसाइटी, ये सरोजनी नायडू इससे संबंधित नहीं है, बल्कि एनी बेसेंट है। कौन है? एनी बेसेंट। ठीक है, सॉरी, एनी बेसेंट, ये भी गलत हो गया। पूना सार्वजनिक सभा, इससे संबंधित सुभाष चंद्र बोस नहीं, बल्कि एम.जी. राना डे होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? एम.जी. राना
MG रानाडे। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। तो आपका आंसर क्या होगा? बी, सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने 1873 में की थी। ठीक है, आगे चलें। भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसको कहा जाता है? तो लॉर्ड मिंटो को। किसको? लॉर्ड मिंटो को। लॉर्ड कर्जन के समय में 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। क्या हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय में 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। और लॉर्ड हार्डिंग के समय में दिल्ली दरबार लगा था। क्या लगा था? दिल्ली दरबार 1911 में, दिल्ली दरबार। और इसी 1911 में राजधानी, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित होने की बात हुई थी। ठीक है, कहां से? कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित करने की घोषणा हुई थी। ठीक है, और इसी दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन रद्द हुआ था। क्या हुआ था? बंगाल विभाजन 1911 में क्या हुआ था? रद्द किया गया था। ठीक है, आगे चलें। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यह इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, और अबुल कलाम आजाद की पुस्तक का नाम क्या है? तो इंडिया विंस फ्रीडम। ठीक है, इंडिया विंस फ्रीडम ये किसकी कृति है? तो ये अबुल कलाम आजाद की है। इंदिरा गांधी ने कौन सी पुस्तक लिखी है? माई ट्रूथ। और इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है? इटर्नल इंडिया। क्या लिखी है? इटर्नल इंडिया। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक भारत की खोज यानी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज। और एक इनकी और मशहूर कृति है ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, देखिए जवाहरलाल नेहरू की कौन कौन सी कृति है? भारत की खोज और ऑटोबायोग्राफी। इंदिरा गांधी की रचना माई ट्रूथ और इटर्नल इंडिया। अबुल कलाम आजाद की कृति है इंडिया विंस फ्रीडम। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पुस्तक लिखी है इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक लिखी है। ठीक है, आगे चलें। इनमें से किसके द्वारा दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली को संस्थागत रूप से लागू किया गया था? तो इक्ता प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था, यही पूछ रहा है। तो इक्ता व्यवस्था ई से इक्ता और ई से इल्तुतमिश। ठीक है, इक्ता व्यवस्था को किसने लागू किया था? तो इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश ने। और इसी इल्तुतमिश ने 40 सरदारों का दल तुर्कान ए चहलगानी का गठन किया था। ठीक है, इसी इल्तुतमिश ने तुर्कान ए चहलगानी का गठन किया था, जिसको बलबन ने क्या किया था? समाप्त कर दिया था। क्या किया था? बलबन ने समाप्त कर दिया था। तो तुर्कान ए चहलगानी का गठन किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने गठन किया था। और समाप्त किसने किया था? तो बलबन ने किया था। और इसी इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली की शुरुआत की थी। ठीक है, आगे चलें। विश्व को कितने प्रमुख टाइम जोन में विभाजित किया गया है? तो विश्व को कितने प्रमुख टाइम जोन में विभाजित किया गया है? तो ये 24। कितने? 24 टाइम जोन में विभाजित किया गया है। ठीक है, आगे चलें। भारत की मानक याम्योत्तर रेखा कौन सी है? तो भारत की मानक याम्योत्तर रेखा यह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। कौन सी? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये 5 राज्य कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है,
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर यह भारतीय मानक याम्योत्तर रेखा होकर गुजरती है। ठीक है, आगे चलें। अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो देखिए, अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर यह गुरु शिखर है। कौन सा? गुरु शिखर। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। कितनी? 1722 मीटर। अनाईमुडी, अनाईमुडी यह दक्षिण भारत की, किसकी? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो डोडा बेटा। ठीक है, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो डोडा बेटा। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुडी है। पंचमढ़ी, यह पंचमढ़ी ये मैकाल पहाड़ियों का हिस्सा है, सतपुड़ा रेंज का। सतपुड़ा रेंज में यह मैकाल या महादेव पहाड़ियों का हिस्सा है पंचमढ़ी। ठीक है, आगे चलें। उस जंगल का नाम बताएं जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जानते हैं। तो उस जंगल का नाम क्या है जिसे पृथ्वी के फेफड़े के रूप में जानते हैं? तो वो कौन सा जंगल है? तो यह अमेजन वर्षा वन है। क्या है? अमेजन वर्षा वन को पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। आगे चलें। निम्नलिखित में से किस राज्य में यूरेनियम खनन भंडार पाए गए हैं? तो अभी यूरेनियम खनन भंडार किस राज्य में पाए गए हैं? तो राजस्थान में पाए गए हैं। कहां? राजस्थान में। आगे चलें। भारत में नई आर्थिक नीति कब लाई गई थी? तो भारत में नई आर्थिक नीति यह 1991 में लाई गई थी। कब? 1991 में। और इस समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? तो यह पीवी नरसिम्हा राव थे। क्या थे? पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है कि नई आर्थिक नीति जो 1991 में आई थी, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे भारत के? तो पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया के लेखक कौन है? तो प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया के लेखक एम विश्वेश्वरैया हैं। कौन है? एम विश्वेश्वरैया। ठीक है, आगे चलें। किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन था? तो किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन था? तो यह 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। किसका? 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन था। और इसी पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। क्या है? गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था इसी पंचवर्षीय योजना में। और इस पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1974 से लेकर 1978 तक था। एकमात्र ऐसी पंचवर्षीय योजना जिसका कार्यकाल केवल 4 वर्ष का था। ठीक है, और इसी पंचवर्षीय योजना के बाद 1978 में रोलिंग प्लान आया था। क्या आया था? रोलिंग प्लान। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है कि रोलिंग प्लान किस पंचवर्षीय योजना के बाद आया था? तो रोलिंग प्लान 1978 में 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद आया था। ठीक है, और प्रथम पंचवर्षीय योजना, इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका कृषि को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। किसको? कृषि को। ठीक है, आगे चलें। जीएसटी, भारत में जीएसटी कब लागू की गई थी? तो देखिए, जीएसटी यह इनडायरेक्ट टैक्स है। क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है, यानी अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर है क्या? जीएसटी। और इसे 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1 जुलाई 2017 में लागू किया गया था। ठीक है, और जीएसटी परिषद में कितने सदस्य होते हैं? जीएसटी परिषद या जीएसटी काउंसिल में कितने सदस्य होते हैं? तो 33 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 33 सदस्य। और इसका जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? इसका अध्यक्ष कौन होता है?
तो ये केंद्रीय वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। क्या होते हैं इसके, कौन होते हैं? जीएसटी परिषद में, जीएसटी काउंसिल में सदस्यों की संख्या 33 होती है और जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो केंद्रीय वित्त मंत्री। ठीक है, आगे चलें। फसल बीमा योजनाओं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसके। फसल बीमा योजनाओं में कौन सही नहीं है? तो देखिए फसल बीमा योजनाओं में कौन सा सही नहीं है? तो देखिए राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना 1999-2000 में आई थी, बिल्कुल सही है। संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना 2010 से 2016 में आई थी और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में आई थी, बिल्कुल सही है। लेकिन व्यापक फसल बीमा योजना यह 2015 में नहीं, यह 1985 में आई थी। कब आई थी? 1985 में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो देखिए धन विधेयक का उल्लेख अनुच्छेद 110 में किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 110 में किया गया है। और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, तो देखिए धन विधेयक लोकसभा से पारित होने के बाद, लोकसभा से स्वीकृत होने के बाद यह राज्यसभा में जाता है। किसमें? राज्यसभा में जाता है। और जिसको राज्यसभा को 14 दिन पूर्व, कितने दिन? 14 दिन पूर्व इस धन विधेयक को स्वीकृत कर देना होगा, अन्यथा यह विधेयक स्वतः ही पारित माना जाएगा, स्वतः ही स्वीकृत माना जाएगा। यानी ये कह सकते हैं कि धन विधेयक के संदर्भ में राज्यसभा का कोई रोल नहीं होता। ठीक है, धन विधेयक चाहे राज्यसभा पास करे या उसको डिनाई करे, उसमें कोई मतलब नहीं है। उसका मतलब सिर्फ धन विधेयक लोकसभा से होता है। ठीक है, आगे चलें। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है, तो किस अनुच्छेद के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 243 के अंतर्गत। ठीक है, आगे चलें। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, कर लेते हैं। थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं। देखिए भारतीय संविधान का भाग 9, भारतीय संविधान का भाग 9 यह किससे संबंधित है? तो यह पंचायत से संबंधित है। किससे? पंचायत से संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग 8 यह किससे संबंधित है? तो यह संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है। तो 3(1). ठीक है, अब भारतीय संविधान का भाग 4 क किससे संबंधित है? तो यह मूल कर्तव्य, जिसको रूस से एडॉप्ट किया गया है। ठीक है, और क्या हो गया? 4(3)(1)(4). और भारतीय संविधान का भाग 9(a) यह नगर पालिकाओं से संबंधित है। तो 2, 3(1)(4)(2) यानी ए आपका ऑप्शन सही होगा। ठीक है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा एक उपबंध नहीं है? तो देखिए काम करने की मानवीय दशाओं का उपबंध ये है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखभाल और शिक्षा का उपबंध ये भी है। न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलगाव यह अनुच्छेद 50 में है, ये भी सही है। लेकिन भारत के सभी लोगों में सामंजस्य और समान सामूहिक भाईचारे की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना ये उसके नीति निर्देशक तत्वों में नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलें। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? तो दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध यह निर्वाचन सुधारों से है। किससे? निर्वाचन सुधारों से। आगे चलें। निम्नलिखित में से बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो निम्नलिखित में से बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3 इसका फार्मूला होता है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट यह वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम है। किसका? वॉशिंग सोडा।
सॉरी, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना कहते हैं। क्या कहते हैं? बुझा हुआ चूना। क्या कहते हैं? बुझा हुआ चूना। ठीक है, बुझा हुआ चूना। आगे चलें। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो देखिए, इलेक्ट्रॉन की खोज ये जे थॉम्सन ने की थी। किसने? जे थॉम्सन ने। ठीक है। और प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। गोल्डस्टीन ने किसकी खोज की थी? तो प्रोटॉन की। किसकी? प्रोटॉन की। लेकिन प्रोटॉन का नामकरण किसने किया था? तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने यह नामकरण किया था। किसका? प्रोटॉन का। प्रोटॉन का नामकरण किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। और प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो गोल्डस्टीन ने। यदि दोनों ऑप्शन में आ जाए तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही रहेगा। और यदि दोनों ऑप्शन में नहीं है तो एक जो रहेगा वो रहेगा। ठीक है। और चैडविक ने किसकी खोज की थी? तो इन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की थी। किसकी? न्यूट्रॉन की। ठीक है, आगे चलें। एक हार्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? तो एक हार्स पावर यह 746 वाट के बराबर होता है। ठीक है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष यह किसकी इकाई होती है? तो यह दूरी की इकाई होती है। किसकी? दूरी की। ठीक है। नींबू में बहुतायत में क्या होता है? तो नींबू में बहुतायत मात्रा में विटामिन सी प्राप्त होता है। क्या होता है? विटामिन सी प्राप्त होता है। किसमें? नींबू में। ठीक है। अब आगे देखते हैं। उच्छ्वास। उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या है? तो उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद उत प्लस श्वास है। क्या है? उत प्लस श्वास। उच्छ्वास यहां पे व्यंजन संधि है। क्या है? व्यंजन संधि। ठीक है, आगे चलें। पेट में दाढ़ी होना का क्या अर्थ है? तो पेट में दाढ़ी होने का अर्थ देखने में सीधा किंतु चालाक होना। ठीक है, देखने में सीधा किंतु चालाक होना पेट में दाढ़ी होना का अर्थ है। आगे चलें। जहां पहुंचा न जा सके, जहां पहुंचा न जा सके वो अगम्य होता है। क्या होता है? अगम्य। और जहां कठिनाई से पहुंचा जा सके, जहां कठिनाई से पहुंचा जा सके वो दुर्गम होता है। ठीक है, जहां कठिनाई से पहुंचा जा सके दुर्गम, और जहां पहुंचा न जा सके वो अगम्य होता है। आगे चलें। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या है? मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो देखिए, मृगेंद्र यह शेर का पर्यायवाची होता है। किसका? शेर, सिंह, नाहर, शेर, सिंह, नाहर, केसरी, केहरी। ठीक है, केहरी, मृगेंद्र, मृगेंद्र। ठीक है, ये सब शेर का पर्यायवाची होता है। और शार्दुल भी इसका पर्यायवाची होता है। क्या होता है? शार्दुल। ठीक है, मृगेंद्र, शेर, शेर, सिंह, नाहर, केसरी, केहरी, मृगेंद्र, शार्दुल, ये सब शेर का पर्यायवाची होता है। अहि किसका पर्यायवाची होता है? तो ये सर्प का पर्यायवाची होता है। किसका? सर्प का। ठीक है। अतिवृष्टि। अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या होता है? तो अतिवृष्टि का विलोम शब्द अनावृष्टि होता है। क्या होता है? अनावृष्टि। आगे चलें। अब करंट अफेयर से संबंधित देख लेते हैं प्रश्नों को। हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो रवनीत कौर को। किसको? रवनीत कौर को। ठीक है, आगे चलें। निम्नलिखित में से कौन यूनिसेफ इंडिया के नेशनल एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं? तो यूनिसेफ इंडिया के नेशनल एम्बेसडर या आयुष्मान खुराना नियुक्त हुए हैं। कौन? आयुष्मान खुराना।
आगे चलें। वर्ष 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर रामसर स्थलों के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से किस योजना का शुभारंभ किया है? तो देखिए, रामसर स्थलों के संरक्षण के लिए नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2023 में कौन सी योजना का शुभारंभ किया है? तो अमृत धरोहर योजना का। किसका? अमृत धरोहर योजना का। आगे चलें। हाल ही में जारी, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं दोस्तों, हाल ही में जारी वर्ष 2023 की विश्व खुशहाली रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सबसे खुशहाल देशों की तालिका में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो देखिए, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 में जो जारी की है, तो इसमें सबसे खुशहाल देश कौन सा है? तो फिनलैंड। कौन सा? फिनलैंड, ये पहले स्थान पे आता है, और डेनमार्क यह दूसरे स्थान पे आता है। किस स्थान पे? दूसरे स्थान पे। और अपना भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत 137 देशों में 126वां स्थान भारत का है। कौन सा स्थान? 126वें स्थान पे अपना भारत है। ठीक है, आगे चलें। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो द्वारा हाल ही में चंद्रमा पर अपना तीसरा मिशन चंद्रयान-3 किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया है? तो किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया है? तो LVM-3M4 से। किससे? LVM-3M4 से। देखिए, चंद्रयान-3 ये दक्षिणी ध्रुव पे लैंड हुआ है। किस पे? दक्षिणी ध्रुव पे। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे लैंड हुआ है, और दक्षिणी ध्रुव पे उतरने वाला भारत पहला देश बन गया है। ठीक है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे अपना यान लैंड करवाने वाला कौन सा देश है? ये पहला देश है। और चंद्रमा पर वैसे अगर ओवरऑल में देखे जाए कि चंद्रमा पर लैंड करवाने वाला यह कौन सा देश है? तो ये चौथा देश है। कौन सा? चौथा। इससे पहले यह कारनामा अमेरिका, रूस, चीन, इन्होंने कर दिखाया है, और चौथा स्थान किसका है? भारत का। लेकिन दक्षिणी ध्रुव पूछे तो पहला स्थान भारत। फीफा द्वारा आयोजित फुटबॉल महिला विश्व कप की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा देश कर रहा है? तो फीफा द्वारा आयोजित महिला विश्व कप की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया भी कर रहा है, न्यूजीलैंड भी कर रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों, यानी सी। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा जारी आर्थिक बजट 2023-24 के अनुसार व्यक्तिगत करदाताओं के लिए छूट की सीमा कितनी कर दी गई है? तो छूट की सीमा को 5 लाख से बढ़ाकर कितने रुपए कर दिया गया है? तो 5 लाख से बढ़ाकर इसे 7 लाख रुपए कर दिया गया है। कितना? 7 लाख रुपए कर दिया गया है। ठीक है, निम्न में से कौन सा देश सभी महिलाओं के लिए मुफ्त सैनिटरी उत्पाद प्रदान करने वाला विश्व का प्रथम देश बन गया है? तो कौन सा देश महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी उत्पाद प्रदान करने वाला पहला देश बन गया है? तो ये स्कॉटलैंड है। कौन सा? स्कॉटलैंड। आगे चलें। भारत के किस रेलवे स्टेशन को वर्ष 2023 में यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुस्तक से सम्मानित किया गया है? तो किस रेलवे स्टेशन को वर्ष 2023 में यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये वायखला मुंबई को। किसको? वायखला रेलवे स्टेशन को। आगे चलें। अमरोहा ढोलक, जिसे हाल ही में भौगोलिक यानी जीआई टैग प्राप्त हुआ है, किस राज्य से संबंधित है? तो अमरोहा ढोलक का संबंध किससे है? उत्तर प्रदेश से। किससे? उत्तर प्रदेश से। ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश जीआई टैग प्राप्त करने के मामले में अब तक इन्होंने 52 जीआई टैग प्राप्त किया है। किसने? उत्तर प्रदेश ने।
और जीआई टैग प्राप्त करने के मामले में 52 जीआई टैग के साथ उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पे है। किस स्थान पे? दूसरे स्थान पे। और हस्तशिल्प उत्पादों के मामले में हस्तशिल्प उत्पादों के मामले में यह पहले स्थान पे है। किस स्थान पे है? पहले स्थान पे। और ओवरऑल में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश 52 जीआई टैग के साथ दूसरे स्थान पे है। और तो पहले स्थान पे कौन है? तो पहले स्थान पे 56 जीआई टैग प्राप्त करने के साथ तमिलनाडु पहले स्थान पे है। ठीक है। और हस्तशिल्प उत्पादों के मामले में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे। ठीक है, इसको याद रखना, आप क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, आगे चलें। क्रोएशिया की मुद्रा क्या है? तो क्रोएशिया की मुद्रा क्या है? कुना है। क्या है? कुना है। लेकिन वर्तमान में क्रोएशिया ने यूरो एडॉप्ट कर लिया है। क्या किया है? यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा बना दिया है। हालांकि यूरो ऑप्शन में नहीं है, इसलिए कुना आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलें। किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है? तो ये 22 मई को। कब? 22 मई को। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस। ठीक है, 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। ठीक है, आगे चलें। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ स्थित है? तो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान यह वाराणसी में स्थित है। कहाँ? वाराणसी में स्थित है। ठीक है, कानपुर में कौन कौन सा संस्थान है? तो देखिए, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान यहीं पे है। भारतीय चीनी अनुसंधान संस्थान भी कानपुर में है। जेके मंदिर कहाँ है? ये भी कानपुर में है, जेके मंदिर। ठीक है, ये भी कानपुर में है। लखनऊ में क्या स्थित है? तो लखनऊ में केंद्रीय विष अनुसंधान संस्थान स्थित है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान स्थित है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान स्थित है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान स्थित है। ठीक है, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान स्थित है। और राष्ट्रीय शुगर अनुसंधान संस्थान स्थित है। गन्ना अनुसंधान सॉरी राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान यहीं पे स्थित है। ठीक है, आगे चलें। भारत के, थोड़ा छोटा कर लेते हैं दोस्तों। भारत की संसद के उच्च सदन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो देखिए, उच्च सदन यानी यह राज्यसभा की बात कर रहा है। किसका? राज्यसभा की बात कर रहा है। ठीक है, राज्यसभा का उल्लेख अनुच्छेद 80 में किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 80 में। राज्यसभा यह उच्च सदन होता है और इसे स्थायी सदन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्थायी सदन भी कहा जाता है। ठीक है, और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। और राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए आयु कितनी होती है? तो 30 वर्ष। कितनी आयु निर्धारित की गई है? 30 वर्ष। और राज्यसभा के प्रत्येक 2/3 सदस्य प्रत्येक वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। क्या होते हैं? सेवानिवृत्त होते हैं। और यह स्थायी सदन है, यह कभी भंग नहीं होती। कभी भंग नहीं होती। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यह कभी भी भंग नहीं होता, यह राज्यसभा। ठीक है, आगे चलें। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कोडाई कनाल कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध पर्वतीय पर्यटन स्थल कोडाई कनाल यह कहाँ स्थित है? तो यह पालनी की पहाड़ियों में स्थित है। कहाँ? पालनी की पहाड़ियों में। ठीक है, भूटान भारत के निम्नलिखित में से किन किन राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो भूटान निम्नलिखित में से किन किन भारत के किन किन राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है?
तो देखिए भूटान के साथ सिक्किम साझा करता है सीमा अपनी, ठीक है। पश्चिम बंगाल भी सीमा साझा करता है, असम भी अपनी सीमा साझा करता है, लेकिन मेघालय अपनी सीमा साझा नहीं करता भूटान के साथ, तो ये ऑप्शन तो कट गया। सिक्किम करता है, पश्चिम बंगाल भूटान के साथ सीमा बनाता है, असम भूटान के साथ सीमा बनाता है, अरुणाचल प्रदेश भूटान के साथ सीमा बनाता है, यानी बी सही है, ठीक है। ये भूटान है, ये भूटान है। भूटान के पूर्व में, सॉरी पश्चिम में ये सिक्किम है, यहाँ पे सिक्किम है, ठीक है। पूर्व में अरुणाचल प्रदेश है, दक्षिण में, उत्तर में क्या है, उत्तर में असम है, आधे में तो असम है और आधे में क्या है, ये वेस्ट बंगाल है, ठीक है। और इधर अपना, इधर चीन है ही, ठीक है। और इसमें अब जैसे सी ऑप्शन देख लेते हैं, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। सी देख लेते हैं, सिक्किम है, बिहार नहीं बनाता, कट गया। मेघालय बनाता ही नहीं, ये भी कट गया, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। मड़ई महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो मड़ई महोत्सव यह छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। कहां? छत्तीसगढ़ में। आगे चलें। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। क्या है? बेसबॉल। क्रिकेट कहां का राष्ट्रीय खेल है? क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, ब्रिटेन का भी राष्ट्रीय खेल है। ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट। फुटबॉल कहां का राष्ट्रीय खेल है? तो फुटबॉल फ्रांस का राष्ट्रीय खेल है, ठीक है। इटली का राष्ट्रीय खेल है, ठीक है। और ब्राजील का भी राष्ट्रीय खेल यही है, ठीक है। स्पेन का भी राष्ट्रीय खेल यही है, ठीक है। आगे चलें। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां स्थित है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल 15 न्यायाधीश होते हैं। कितने? 15 न्यायाधीश, 15 न्यायाधीश होते हैं। और इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 9 वर्ष का। कितने वर्ष का? 9 वर्ष का। इनका कार्यकाल, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल 15 न्यायाधीश होते हैं और इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 9 वर्ष का होता है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? द हेग, नीदरलैंड में, ठीक है। नीदरलैंड के द हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है, ठीक है। वाशिंगटन डीसी में किसका मुख्यालय है? तो वाशिंगटन डीसी में वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक का मुख्यालय है और IMF का मुख्यालय है, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड का मुख्यालय यहीं पे है, ठीक है, ठीक है। पेरिस में किसका मुख्यालय है? तो पेरिस में किसका मुख्यालय है? पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय है। किसका? यूनेस्को। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ का, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है। किसका? संयुक्त राष्ट्र का, ठीक है। वाशिंगटन डीसी में वर्ल्ड बैंक और IMF और द हेग नीदरलैंड में ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है, ठीक है। आगे चलें। लास्ट क्वेश्चन है, फेयरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो फेयरलेस गवर्नेंस की पुस्तक के लेखक यह किरण बेदी हैं। कौन है? किरण बेदी। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। कल एक नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।